मेरे पति ने शादी की रात ही कह दिया कि मेरे पास मत आना। अगर हवस पूरी करनी है तो मेरे भाई के कमरे में चली जाना। एक रात जवानी ने तंग किया तो मैं 10 साल देवर के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरी चीख निकल गई जब देवर ने। शादी की रात मैं बहुत शरमाई सी थी। दिल में ढेरों अरमान लिए मैं अपने पिया के घर विदा होकर आई थी। मेरा पति दिखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। कम तो मैं भी नहीं थी, लेकिन बस रंगत उसके जैसे सफ़ेद नहीं थी, लेकिन पुरकशिश बहुत थी। मेरी खूबसूरती, रेशमी लंबे बाल, कमर तक आना, उस वक्त और उसी ड्रेस में मैं किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि शादी की रात पति की बेताबियाँ बढ़ जाती है। वह अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत भरी बातें करते हैं, उसे अपने हाथ से मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाते हैं, उसके हाथों को चूमते हैं। यहीं से वह अपनी मोहब्बत की इजहार करते हैं। और मर्द लोग तो बीवी के जेवरात को भी अपने हाथों से उतारते हैं। ऐसे ख्यालात मेरे दिल को बौखलाने लगे थे। मैं हमेशा से ही रोमांटिक किस्म के ड्रामे हीरो बड़े पसंद करती थी, और मैं रोमांटिक सीन भी बड़े गौर से देखती थी और अपने में खो जाती थी कि जब मेरा पति मेरे साथ रोमांस किया करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। समीर जब कमरे में आया तो आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया। तेज कदमों से वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, उठो, यहाँ से खड़ी हो। बड़ा सख्त लहजा था। मैं तो हैरानी से उसे देखने लगी कि यह किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके माथे में गुस्से से बल पड़े हुए थे और आंखें भी मेरे लिए गुस्से से भरे जज्बात ही थे। फौरन से मैं खड़ी हो गई। कहने लगा, धोखेबाज लड़की, तुम क्या समझती हो? या पार्लर से बनठन के मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हारे अंदर का रंग रूप पहचान नहीं पाऊंगा। जो धोखा तुमने मेरे साथ बूढ़े बाप को देना था वह दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीट के अंदर से ड्रेसिंग टेबल के सामने रखकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, क्या छुपाना चाहती थी मुझसे अपनी काली रंगत? क्या सोचा था तुमने कि इस शादी के जोड़े में, इस बनावटी मेकअप में देखकर मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊंगा? तुम पर नफरत है मुझे काले रंग से, समझी? यह कहकर उसने मुझे बेड पर धकेला था। मैं तो उसकी बातें सुनकर अपनी सूझबूझ खो बैठी थी। मेरे ससुर की मेरे पापा से बहुत दोस्ती थी और वह मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मेरे पापा को उसके घर का माहौल तो नहीं मालूम था, लेकिन यह पता था कि ससुर की आदत और मिजाज बहुत अच्छा है। उसकी बीवी की मौत को 3 साल हुए थे जब उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे से मांग लिया। कहने लगे, मैं वर्षा का रिश्ता मांग लेता, लेकिन मेरे बड़े बेटे की नौकरी अब लगी है, अच्छी खासी तनख्वाह भी है, और मेरे घर तुम अच्छी तरह से जानते हो, मेरे मिजाज से भी वाकिफ़ हो। मेरे पापा ने सोचा कि अच्छा रिश्ता है, इसलिए समीर के बारे में ज़्यादा पूछताछ कुछ भी नहीं की और 3 माह में मेरी मंगनी कर रही। इस दौरान मेरी एक तस्वीर भी मेरे ससुर खिंचवा कर ले गए थे। मैं तो बिल्कुल सादगी में ही अपनी तस्वीर भेजना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल की लड़कियां तो बड़ा तैयार होकर तस्वीर खिंचवाती है। मुझे वर्षा की भी ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें वह सजी संवरी हो, इसलिए मैंने हल्का फुल्का मेकअप करके अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। शादी के 2 माह बाद एक दिन मेरे घर ससुर आए। बेहद घबराए हुए, परेशान मेरे पापा से कहने लगे, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे का शादी वर्षा से कर दूँ। विदा कुछ माह बाद हो जाएगी, लेकिन आजकल मैं बहुत बीमार रहने लगा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि शादी का फ़र्ज अपने सामने ही पूरा करके आ जाऊँ। मेरा शादी समीर से मेरे रिश्ता तय होने के 2 माह बाद ही हो गया था, और उसके बाद मेरे ससुर 1 माह बाद ही दुनिया से चल गए। मेरे पापा के लिए ये खबर बहुत ही अफसोस थी, और उन्होंने एक बेहतरीन दोस्त को खो दिया था। उसके बाद समीर ने तो दोबारा हमें पलट कर पूछा ही नहीं। शादी को 3 माह गुजर गए थे, लेकिन समीर की तरफ से कभी एक पूछने तक का फ़ोन तक भी नहीं आया था। तभी मेरे पापा ने खुद समीर से बात की कि मैं चाहता हूँ कि अपनी विदाई ले लो। कहने लगा, आजकल मेरे कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, मैं विदाई करवा नहीं सकता। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारे कारोबारी हालात जैसे भी हैं, मेरी बेटी उसमें गुजारा कर लेगी, लेकिन मैं अब ज़्यादा देर तक अपनी बेटी को बिठाकर नहीं रख सकता। उसका शादी हो गया है। लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि विदाई कब करोगे। मेरे पापा की शायद यह बात समीर को अच्छी न लगी। कहने लगा, ठीक है,
अगर आपको विदाई का इतना ही शौक है तो मैं चंद मेहमान ले आऊँगा, आप सादगी से अपनी बेटी की विदाई कर दें, क्योंकि अभी तो मेरे ऐसे हालात नहीं हैं कि मैं धूमधाम से शादी कर सकूं। मेरे पापा को इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी छोटी बहन के भी रिश्ते आने लगे थे और सभी कहते थे कि बड़ी बेटी की विदाई अब तक क्यों नहीं की। बस इसी वजह से मेरी माँ ने मेरी शादी का जोड़ा पहले ही बना के रखा था। विदाई बेशक सादगी से होनी थी, लेकिन मैं दुल्हन बने बहुत अच्छी लग रही थी। मैं नहीं जानती हूँ कि समीर का रवैया मेरे साथ ऐसा हद पार भी हो सकता है। फिर मुझसे कहने लगा, तुम्हें बड़ा शौक था शादी का? हाँ, किस चीज़ की ऐसी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर में चल रही थी कि तुमने सब्र ही नहीं हो रहा था कि तुम्हारे बाप ने अपने मुंह से कहकर तुम्हारी विदाई ही करवाई है। मेरे बाप की मजबूरी का बहुत ही गलत मतलब ले लिया समीर ने। मैंने कहा, समीर यह बात नहीं है, मेरी छोटी बहन के रिश्ते आ रहे थे, वह लोग पूछ रहे थे कि बड़ी का शादी तो कर दिया है, विदाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कहने लगे, ये सारे झूठे बहाने मेरे सामने मत पेश करो, मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ का शौक़ है। ये कहने के बाद बड़ी बेदर्दी से उसने मेरा शादी का दुपट्टा उतार कर फेंका। कहने लगा, क्या समझा था तुमने, मेरे कमरे में आओगी, तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें सीने से लगाऊंगा, तुम्हारे जज्बात को समझूंगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर कहने लगा, तुमने यह भी सोचा होगा कि मैं तुम्हारी इस रात को यादगार बना दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें पल पल तड़पाऊंगा, अपनी प्यार के लिए तुम्हें तरसाता रहूंगा, ताकि तुम्हें एहसास हो कि ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल होने का मतलब क्या होता है। समीर के गजबनाक गुस्से को देखकर डरकर मैं सहम चुकी थी। मैंने उससे कोई भी बहस नहीं की। अपना गुस्सा निकाल कर वह कमरे से बाहर जा चुका था। शादी की पहली रात उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मैं पूरी रात रोकर गुजारी थी। सुबह मैंने एक साधारण सा कपड़ा पहना, कमरे से बाहर आ गई। किचन में बर्तनों की आवाज़ से यह महसूस हो रहा था कि जैसे किचन में कोई मौजूद है। पूरी रात रो रो कर अब मुझे भूख भी लग रही थी। किचन में आई तो मेरा छोटा देवर अपने लिए नाश्ता बना रहा था। वह बिल्कुल समीर से आधा था, दुबला पतला सा, छोटे से कद का, दिखने में लगता था जैसे कि 10-12 साल का हो। मुझे देखकर कहने लगा, आप कैसी हैं? आप देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना आता, लेकिन मैंने सोचा कि भाभी की पहली पहली सुबह हमारे घर में है, इसलिए थोड़ा नाश्ता बना दूँ। मैं बस अंडा ही फ्राई करना जानता हूँ। फ्राई अंडा खा लेती हैं ना आप? फिर मैंने कहा कि नाश्ता मैं बना लेती हूँ। कहने लगा, नहीं नहीं, अभी तो आप नई नई दुल्हन बनकर आई हैं, थोड़ा सा हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नज़रों में एक अजीब सी तेज़ी सी महसूस हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, यह तो छोटा सा बच्चा है, यही कोई 10 साल का होगा। मैं नहीं जानती थी कि वह 10 साल का बच्चा 10 मर्दों पर भारी था। उसके पास आकर मैंने कहा कि मेरे लिए घर के काम से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं बना लूँगी, बताओ तुमने क्या नाश्ता करना है। कहने लगा, जो आप प्यार से खिलाएंगे मैं खा लूँगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ज़्यादा नखरे नहीं हैं, और ये आपके हाथ से कुछ भी खा लूँगा। बड़े अजीब अंदाज से वह यह कहकर किचन से बाहर निकल गया। मुझे किचन में दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार कर सामने दरवाजे पर लटका दिया और किचन की सफाई भी करने लगी, साथ साथ नाश्ता भी बनाने लगी। मैंने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया तो समीर भी कमरे से बाहर आ चुका था। उस वक्त मैं किचन से चाय लेकर टेबल पर रख रही थी। टेबल पर नाश्ता देखकर वह बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं झिझकते हुए उसके बराबर वाली कुर्सी खींचकर उसमें बैठने लगी। अभी मैं बैठने ही वाली थी कि कहने लगा, उठो मेरे पास से, खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरे पास बैठने की कोशिश की। उसका सख्त लहजा सुनकर मैं फौरन से कुर्सी से खड़ी हो गई। सामने मेरा देवर बैठा था, ब्रेड के साथ फ्राई अंडा खाते हुए। उसके हाथ अपने भाई की बात सुनकर रुके थे। फिर उसने मुस्कुराकर बात को बदला। मैंने कहा, इधर आ जाइए भाभी, मेरे पास आकर बैठ जाइए। असल में भाई को आदत नहीं है किसी के साथ बैठकर खाना या नाश्ता खाने की। आप मेरे साथ बैठ के खा लिया करें। शायद उसने यह सब इसलिए कहा था कि मैं अपनी बेइज्जती को उसके सामने महसूस ना कर सकूं। मैं खामोशी से अपने देवर के पास बैठ गई, जिसका नाम करण था।
लेकिन जो रवैया मैंने समीर का देखा था, मैं ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन करण बार बार कभी मेरी प्लेट में ब्रेड का स्लाइड रखता, कभी जैम की शीशी पकड़कर मेरे सामने रखता था, कहता कि पेट भर के नाश्ता कीजिएगा। लेकिन समीर की घूरती हुई नज़रें मुझ पर जमी हुई थी, इसलिए मुमकिन ही नहीं था कि मुझसे नाश्ता ठीक से हो पाता। मैंने बस एक ही स्लाइस अंडे के साथ खाया और चाय पीने लगी। मुझे समीर से इतना खौफ आता था कि जैसे ही वह कमरे में आता, मैं फ़ौरन से सोफे पर तकिया रख के सोने के लिए लेट जाती। मैं नहीं चाहती थी कि समीर मेरे साथ दोबारा से बदसलूकी करे। धीरे धीरे मैंने समीर के सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। उसके कपड़े इस्त्री करके बेड पर रख देती, मगर उसे मेरे हर काम में कमी नजर आता। वह कहता, अपने काले काले हाथों से मेरे काम मत किया करो। शक्ल देखी है तुमने अपनी? जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो पूरा दिन मनहूस गुजरता है। वह मेरा दिल दुखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। मैं अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आई तो सामने ही करण बैठा था। कहने लगा कि आप इनके काम करती क्यों हैं? उन्हें आपकी कदर ही नहीं है। मुझसे पूछे आप कितनी प्यारी और खूबसूरत हैं। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझता है, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी छोटा था, इसलिए उसकी ऐसी बातों को मैंने कभी भी संजीदगी से नहीं लिया था। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई को भी मुझसे बस शिकायत ही होती है। इतनी कोशिश करती कि समीर की मर्जी के मुताबिक काम क्या करूं, लेकिन उसे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वह कहने लगा कि अपनी मोड़ को किसी और के लिए खातिर खराब मत करो। ऊपर वाला ने मर्द को औरत तोहफे के तौर पर दी है, गुलाम बनाकर नहीं दी। कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि उसके साथ दिक्कत क्या है, यह क्यों ऐसा करता है। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं उसकी बात हैरत से सुन रही थी। देखने को इतना बड़ा नहीं लगता था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था। सोचा कि मुझे करण से पूछना चाहिए कि समीर के साथ क्या दिक्कत है, वो ऐसे क्यों है। उसके बाद मैंने यह भी महसूस किया कि दोनों भाई आपस में बातचीत नहीं करते। शादी को 2 माह का वक्त गुजर गया। मैंने आज तक उन दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए नहीं देखा था। मैं अक्सर जब भी घर का काम करती या किचन में काम करती, खाना बनाती, तो दुपट्टा उतार के रख देती थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता था सिवाय मेरे देवर के, और वो भी वैसे भी 10 या 12 साल का बच्चा था। इसलिए मैं उसके सामने बिना दुपट्टे के काम कर लेती थी। अक्सर मैं किचन में खाना बना रही होती तो वो किचन में आ जाता, मुझे यूं बिना दुपट्टे के देखकर अपनी नज़रें बदल लेता। मैं तो यही सोचती थी कि वह छोटा बच्चा है, भला इससे मैं क्या पर्दा करती। एक बार मुझसे समीर कहने लगा कि उसके चंद दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तुम अच्छा सा खाना बना लेना। पहली बार उसने मुझसे फरमाइश की थी। मैं चाहती थी कि मैं शिकायत का मौका ना दूँ। मैंने पूरा दिन बहुत सारी डिश बनाई। समीर के सारे दोस्तों ने खाने की बहुत तारीफ़ की। अब उसके दोस्त चले गए। मुझसे कहने लगा कि मुझे 1 कप चाय बना दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैंने फ़ौरन से उसके लिए चाय बना दी। अब भी मैं समीर से बहुत डरती घबराती थी, इसलिए जब उसे चाय पकड़ाने लगी तो वह मुझसे जरा सी झलक गई। मैं कुछ झपट सी गई, उस वजह से थोड़ी सी चाय समीर के ऊपर गिर गई। उसने तो गालियाँ देना शुरू कर दी। कहने लगा, कमीनी मुझे जलाना चाहती है। यह कहकर उसने चाय का कप पकड़कर मुझ पर वह गरम गरम चाय गिरा दी। मैं बिलख के रह गई थी। फिर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे रोने और तड़पने की आवाज़ सुनकर देवर दौड़कर अपने कमरे से बाहर आया था। समीर मुझे बाजू से पकड़कर शायद और भी मारता, लेकिन करण मेरे पास आया और मेरा बाजू समीर से छुड़वाया। कहने लगा कि तुम इंसान हो या जानवर? सुबह से तुम्हारी बीवी तुम दोस्तों के लिए खाना बनाने में किचन में हलाकान हो रही है, और एक तुम हो कि इसे ही परेशान कर रहे हो। समीर ने करण की बात पूरी नहीं होने दी थी। कहने लगा, तुम कौन होते हो हम दोनों के मामले में बकवास करने वाले? क्यों हमदर्दी है तुम्हें इस लड़की से? क्या लगती है तुम्हारी? वह कहने लगा, इंसान तो लगती है ना, इंसानियत के नाते ही मैं इसे बचाने आया हूँ। यह सुनकर तो समीर गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, 2.5 फुट का है तू बचाएगा इसको मुझसे? वह कहने लगा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है और तुम्हें अच्छा बनाया है तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अगर तुमने ज़्यादा तमाशा लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारा राज बता दूंगा, फिर तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। यह सुनना था कि समीर का रंग उड़ा हुआ था।
मैं हैरान थी कि उसने जवाब में करण को कुछ भी नहीं कहा और फौरन से अपने कमरे में चला गया। देवर मुझसे कहने लगा कि आप गेस्ट रूम में जाकर आराम कर लें, अब यह आपको कुछ नहीं कहेगा। मुझे हैरत इस बात की थी कि आखिर मामला क्या है। देखने में तो करण ज़्यादा उम्र का नहीं लगता, लेकिन वह बड़ी बड़ी बातें करता था। उसने तो समीर का मुंह बंद करवा दिया था। मैं सोच चुकी थी कि मैं करण से पूछूंगी कि आखिर समीर की ऐसी कौन सी बात है जो बताने के लिए कह रहा था, कौन सा ऐसा राज है। मेरा दिमाग अब इस तरफ सोचने लगा था कि समीर की कोई तो ऐसी बात करण को मालूम है जिसके खौफ के मारे समीर ने करण से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। अगले रोज मैं करण के लिए नाश्ता बना रही थी कि जब समीर किचन में आया। कहने लगा, किसके लिए नाश्ता बना रही हो? मैंने कहा कि करण के लिए। कहने लगा, उस हराम खोर के लिए कुछ भी नहीं बनाओगी तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा, लड़ाई आप दोनों भाइयों की है, आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं? वह मेरे छोटे भाई की तरह है, पूरा दिन मेरे सारे घर के काम करता है, मेरी मदद भी करता है। क्या हर्ज है कि मैं उसे नाश्ता बना दूं? तो मेरा यह कहना था कि समीर कहने लगा, ठीक है, रात को भी उसके पास जाया करो। यह सुनना था कि मुझे समीर पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? वह कहने लगा, क्योंकि तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कहूँ कि 2 माह हो गए हैं, लेकिन तुम्हें तो कभी मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। तुमने कभी मुझसे अपने जज्बात का इजहार ही नहीं किया। यकीनन मुझे समझ आ गया है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जाहिर है मेरे ऑफिस में जाने के बाद तुम और करण अकेले होते हो, इसलिए इससे पहले कि समीर मेरे और करण के रिश्ते के बारे में कुछ गलत कहते, मैंने कहा, बस कर दे समीर, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। जरूरी नहीं कि हर बंदा आप ही की तरह हो। कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि यह शख्स बड़ा नहीं है? मैंने कहा, हाँ, वह 10-12 साल का आपका छोटा भाई है। आपको शख्स नजर आता है। मेरी बात पर वह हंसने लगा। कहने लगा, जरा उसके कमरे में जाओ रात को, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वह कितने साल का है। और क्या है, वह सिर्फ अपने से ही छोटा लगता है, छोटा नहीं है वो। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि वह वाकई दिखने में 10-12 साल का ही लगता था, बस उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। समीर यह कहकर अपना ऑफिस चला गया और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर सच क्या है और क्या नहीं। मैं नाश्ता टेबल पर लगाया। करण कमरे से बाहर आया। जब उसने नाश्ता किया, मैंने कहा, करण तुम्हारी उम्र क्या है? मेरे सवाल पर उसने हैरत मुझे देखा। कहने लगा, आपको कितनी लगती है? मैंने कहा, मुझे तो लगता है शायद तुम 10-12 साल के हो। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, नहीं, मेरी उम्र 20 साल है। यह सुनकर तो मुझे बड़ा झटका सा लगा। वो मुझे किसी तौर पर भी 20 साल का तो नहीं लगता था। कहने लगा कि मैं बचपन में ही बुखार के बाद शुक्रे की बीमारी का शिकार हो गया था, इसलिए मेरी सेहत ऐसी है। मुझे लगा जैसे कोई पहाड़ मेरे सर पर गिरा हो और मैं ज़मीन में धंसती चली जा रही हूँ। मैं तो नज़र उठाने के काबिल ही नहीं रही थी। इन माह में जो कुछ मैं अपने देवर करण के सामने उसे बच्चा समझकर करती रही थी, शर्म से तो मैं पानी पानी हो चुकी थी। जबकि देवर मुस्कुराकर अपना नाश्ता करने के बाद अपनी प्लेट उठाकर वहाँ से चला गया। मैं तो सोचकर ही लाल हो रही थी। कमरे में ऐसी घुसी कि बाहर ना निकली। बहुत देर थी मुझे खुद को संभालने में। उसके बाद करण भी मुझे कहीं नजर नहीं आया था, इसलिए मैं जाकर काम करने लगी। यह घर तो राजों से भरा पड़ा था। करण तो चलो 20 साल का था, मगर मेरा पति आखिर वह क्यों इस तरह मेरे साथ रवैया रख रहा था। बर्तन धोकर जैसे ही मैं अपने कमरे में लौटी तो एक नज़र खुद को आईने में देखा। कहाँ से बुरी थी मैं? मेरा रंग सफ़ेद नहीं था, लेकिन मैं भी सफ़ेद लोगों में शुमार होती थी। मेरे इतने लंबे बाल तो किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलते थे। मेरी बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी पलक, एक चमकदार जल्द बिना दाग धब्बों से ये चेहरा। अरे मुझ जैसी बनने की तो लोग ख्वाहिश करते हैं, मगर मेरा पति बस मेरी कमी गिन रहा था। मैंने भी सोच लिया था कि आज अपने पति को अपने साथ करके रहूँगी। मैंने एक चमकीला भड़कीला सा सूट पहना, तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने मेकअप नहीं किया था, बस लिपस्टिक लगाई थी और अपने लंबे बाल खोलकर कमरे में तैयार थी कि जब समीर कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने बड़े प्यार से उसके कंधे से बैग उतारना चाहा। अगर वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे
तो मैं करने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब आ गई उन्होंने मुझे धक्का दिया। कहने लगे, किसके लिए इतना तैयार हुई हो? देवर के खातिर? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? या तो मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ घर, तुम लोगों का प्लान खराब तो नहीं कर दिया? समीर के शब्द तो मेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। मैं कहने लगी कि आप होश में तो हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे पति हैं, सब कुछ मैंने आपके लिए किया है। मगर वो तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा था। मेरी लिपस्टिक को बड़ी बेदर्दी से मुंह में फैला दिया। तभी करण भी वहां आ गया। करण को देख के समीर ने मुझे करण की तरफ फेंका। मैं जाकर करण के सीने से लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। समीर कहने लगा कि ले जाओ इसे अपने कमरे में, बहुत मचल रही है, संभालो इसको। यह सुनकर तो जैसे मेरा वजूद कांप चुका था। मैं समीर के सामने हाथ जोड़कर बोली थी, ये बस कर दे मेरे किरदार के बारे में बात करना। करण भी बोल पड़ा था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को ऐसे कहते हुए? आज तो मैं तुम्हारा राज उगल कर ही रहूँगा। मैं अब खामोश नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद करण मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं परेशान हो चुकी थी कि ना जाने मुझे क्या दिखाने वाला है। तभी उसने एक रिपोर्ट निकाल कर मेरे सामने रख दी और जैसे ही मैंने वह रिपोर्ट देखी मुझ पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। मेरा पति नामर्द था, कभी औलाद पैदा करने की सूरत नहीं रखता था और ना ही बीवी की इच्छा पूरी कर सकता था। मुझसे अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पर जुल्म कर रहा था, मुझसे हकीकत छुपा रहा था ताकि मैं हमेशा उससे दबके रहूं और कभी अपने हक में आवाज़ ही ना उठा सकूं। जैसे समीर का राज मेरे सामने खुला तो वह शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसके बावजूद मेरे सामने आकर कहने लगा, अच्छा अब तुम क्या कर लोगी? रहना तो तुम्हें इसी घर में है। मैं पागल तो नहीं थी कि यह सब बर्दाश्त करती। अब तो वाकई वजह ही नहीं बाकी रही थी। मैं उसके सारे करतूत समझ चुकी थी। मैंने पेपर समीर के मुंह पर मारे और उस घर से निकल गई। वह मेरे पीछे भी तरह तरह की बातें कर रहा था कि अपने यार के पास जा रही हो, क्या पता कितनों के साथ संबंध है तुम्हारे, वगैरह वगैरह। मगर मैं अपने कान बंद कर चुकी थी। आधी रात को घर में दाखिल हुई तो मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए। उस वक्त तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मगर सुबह सारे मामले से अवगत कराया। मुझे देखकर मेरे माँ पापा भी फूट फूट कर रो पड़े। मैंने तलाक के लिए अर्जी दे दी, लेकिन वो तलाक देने को जवाब देने को तैयार नहीं था। मगर जब अदालत की तरफ से नोटिस आया तो मजबूरन ही मुझे तलाक दे दी। मैं अब आज़ाद हो चुकी थी। चंद महीनों के बाद मेरे लिए एक अच्छे से घर से रिश्ता आया जहाँ मेरी शादी होगी। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ खुश हूँ। ऊपर वाला ने मुझे एक बेटी दी है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपने ख्याल रखिए।